क्लास 9 मैंने फिजिक्स में जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था वो मैंने पढ़ाया था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये मैं फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जो मैंने फर्स्ट लॉ बताया था आपको, उसमें मैंने बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने बताया था, इफ एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट देन ऑलवेज इन रेस्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन देन ऑलवेज इन मोशन, अदरवाइज वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में तो वो मोशन में रहेगा। मैंने बताया था एग्जांपल देखिए, जैसे कोई बॉडी है ये रेस्ट में है आपकी, कैसी हमने अगर फोर्स अप्लाई कर दिया क्या करने लगेगी, मोशन। जैसे कोई बॉडी मोशन में है, हमने अपोजिट फोर्स लगा दिया कैसे हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी। तो जो फर्स्ट लॉ बताया गया, फर्स्ट लॉ में यही बताया गया, if anybody in rest then always in rest, if anybody in motion then always in motion, unless we apply an external force। जब तक कोई इसमें हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ना ही वो रेस्ट वाली मोशन करेगी और ना ही मोशन वाली रेस्ट में होगी। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट लॉ बताया था। फिर मैंने आपको बताया था मोशन के बारे में, सॉरी आपको मैंने बताया था मोमेंटम के बारे में। व्हाट इज मोमेंटम? तो मोमेंटम क्या होता था ये भी मैंने बताया था। मैंने बताया था इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में है, कैसा है, मोशन में, मान लिया उसकी वेलोसिटी v है और उसका मास क्या है, m, तो इसके मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, या फिर we can define the momentum, it is the product of mass and velocity। इसकी जो यूनिट थी मैंने वही बताई थी आपको, क्या बताई थी, मास की यूनिट होती है आपकी केजी और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, यानी मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। मैंने बताया था चेंज इन मोमेंटम, मैंने ये भी बताया था आपको चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंजमेंट क्या होता है ये भी बताया था। मैंने बताया था अगर कोई भी बॉडी जिसका मास आपका m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है तो इनिशियल मोमेंटम उसका जो पहले मोमेंटम होगा वो mu होगा, मास टू वेलोसिटी। अब उस पे हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज, वेलोसिटी अब हो गई v और मास क्या है m, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, p2 इक्वल टू mv। क्योंकि जैसे मैं रनिंग कर रहा हूं और पीछे से कोई बंदा आता मुझे फोर्स लगा के धक्का दे देता है, धक्का देगा नहीं, फोर्स लगाया उसने, तो पहले जब उसने धक्का नहीं लगाया था तब मेरा मोमेंटम इतना था, मैं u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, मेरा मास m था। लेकिन जब किसी ने मुझे धक्का दे दिया तो मेरा मास तो चेंज होगा नहीं, कि मेरा मास चेंज, धक्का लगा रहे मास नहीं चेंज होगा लेकिन वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो वेलोसिटी बढ़ गई, मोमेंटम जो होता है डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे, वेलोसिटी बढ़ गई तो मोमेंटम बढ़ गया, मास बढ़ गया तब मोमेंटम बढ़ गया, इन दोनों में से कोई चीज बढ़ेगी मोमेंटम आपका बढ़ जाएगा। यहाँ वेलोसिटी बढ़ गई यानी मोमेंटम आपका क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो हम बात करें चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चेंज में कितना हुआ, तो डेल्टा p इक्वल क्या आएगा आपका, p2 माइनस p1। डेल्टा p क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, p2 आपका क्या है, mv और p1 कितना है, mu। तो डेल्टा p इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से, अगर m कॉमन कर लें हम लोग तो v माइनस u, तो डेल्टा p इक्वल टू आ जाएगा m डेल्टा v। इसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मैंने फर्स्ट लॉ बताया, उसके पहले फर्स्ट लॉ को पहले मैंने बताया था फोर्स एंड बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स बताया था, फिर मैंने फर्स्ट लॉ बताया, फिर मैंने बताया मोमेंटम और चेंज मोमेंटम बताया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया बताया था, इनर्शिया होता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी और अगर कोई बॉडी मोशन तो वो मोशन में रहेगी। ये जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, ये जो फिनोमेना होता है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में, इस फिनोमेना को ही बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड बहुत ही सिंपल है, ध्यान सुनिएगा। सेकेंड लॉ वही था, चेंज मोमेंटम के बारे में होता है, बस बहुत सिंपल भी है, ध्यान से देखना। मान लीजिए कोई बॉडी है, ये
और वो u वेलोसिटी मूव कर रही थी, उसका मास क्या था m। हमने उसमें एक फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, फोर्स, और कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स। तो उसका जो वेलोसिटी है वो हो गई चेंज, मास तो वही रहेगा। तो इसको चेंज होने में कुछ क्या लगेगा, टाइम। हमने मान लिया टाइम क्या लगा, t। मैंने क्या बोला, कोई एक ये बॉडी थी जिसका मास m था, इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, p1 इक्वल टू mu, या मोमेंटम क्या होगा, p2 इक्वल टू mv। के माइनस में एक फोर्स लगा दिया। जब फोर्स लगाएंगे कुछ टाइम बाद, तुरंत तो हो नहीं गया, जैसे फोर्स लगाया तो आफ्टर सम टाइम यानी कुछ सेकंड या कुछ मिली सेकंड में उसमें चेंजमेंट होगा, क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना, द सेकंड लॉ बहुत ध्यान से, द रेट मीन होता है टाइम, द रेट चेंज इन मोमेंटम, द रेट चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। कौन सा अप्लाइड फोर्स, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही सिंपल है, द रेट मीन होता है टाइम, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, F इक्वल टू प्रोपोर्शनल आएगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट डेल्टा P अपॉन T। ठीक है, या मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान सुनना, द रेट, रेट मीन टाइम, द रेट चेंज इन मोमेंटम, द रेट चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। इसी बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकली इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, द रेट चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। प्रोपोर्शनल है वो कांस्टेंट क्या आएगा, डेल्टा पी को आएगा। हमने पता था, अभी हमने डेल्टा पी निकाला था पिछले टॉपिक में, डेल्टा पी को क्या था मेरा, m v माइनस u। ठीक है, तो F इक्वल टू के डेल्टा पी हम लोग कह सकते हैं m v माइनस u अपॉन t। ओके, मैंने मोशन जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था मोशन में, एक्सीलरेशन इक्वल क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपको याद होगा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, जहां v माइनस u अपॉन t वहां क्या लिखते हैं हम लोग a। तो F इक्वल टू आपका आ जाएगा k m a, v माइनस u अपॉन t, जे हमने क्या लिख दिया a क्या है, एक्सीलरेशन, m क्या है, मास। अगर यहाँ कांस्टेंट जो k आया है, तो क्वेश्चन का कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट k की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो F इक्वल टू आ जाएगा ma, where F is a force, m is a mass, a is a acceleration। ये क्या, एक्सीलरेशन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन, जिसको हम लोग सिम्बलाइज करते हैं कैपिटल N से। और दूसरी यूनिट भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, m इन मास, मास की होती है केजी, एक्सीलरेशन क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी आपकी फोर्स की यूनिट होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, मैंने मैथमेटिकली भी समझा दिया, और कैसे थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी आपको लिखनी होती है बहुत सिंपल सी डिफिनेशन, आप सुनिएगा ध्यान से। द रेट, रेट में होता है टाइम, द रेट चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, द रेट चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, प्रोपोर्शनल आएगा क्या आएगा आपका कांस्टेंट k, डेल्टा p ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, m v माइनस u अपॉन नीचे क्या है टाइम, v माइनस u अपॉन t क्या होता है आपका एक्सीलरेशन, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ठीक है, प्रोपोर्शनल k वैल्यू 1 ले ली तो F बराबर क्या आ गया, ma। F क्या फोर्स, m क्या मास, a क्या एक्सीलरेशन। यूनिट क्या होती है, न्यूटन फोर्स की, और दूसरी क्या हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बात करते हैं हम लोग। मैंने बताया F इक्वल टू ma, F आपका क्या है यहाँ पे, F इक्वल टू बताया मैंने ma। F आपका क्या है, फोर्स। फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, एक्सीलरेशन पे डिपेंड करेगा। अगर आपका मास यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो आपका फोर्स भी इंक्रीज होगा, अगर एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा तो तब भी आपका फोर्स इंक्रीज, यानी फोर्स जो है सीधे आपका डिपेंड कर रहा है मास और एक्सीलरेशन पे। जैसे मास इंक्रीज हुआ फोर्स भी इंक्रीज, एक्सीलरेशन इंक्रीज फोर्स भी इंक्रीज। ठीक है,
यूनिट आपको मैंने क्या होता है इसकी यूनिट जो एसआई यूनिट होती है, मैंने एसआई यूनिट इसकी होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, जिसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन। अगर सीजीएस यूनिट पूछेगा, सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी? डाइन। क्या होती? डाइन। क्या होती है? डाइन। ठीक है, तो एसआई यूनिट आपकी न्यूटन होगी और सीजीएस यूनिट क्या होगी? डाइन। क्या होगी? डाइन। तो अब रिलेशन आपका यहां से आएगा, एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन एंड डाइन, यानी 1 न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन? वो वाले डाइन नहीं, ये डाइन यूनिट होती है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 न्यूटन और डाइन में रिलेशन क्या होगा? ध्यान सुनिएगा। F बराबर होता है ma। फोर्स 1 न्यूटन कब होगा? 1 न्यूटन कब होगा? जब मास आपका होगा 1 kg और एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 जा 1, तभी आपका क्या होगा? 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन, हमें इसको कन्वर्ट करना है डाइन में। डाइन कौन सी यूनिट है आपकी? सीजीएस। तो 1 kg को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। 1 मीटर क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या ध्यान से देखिएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 2 3 4 5 यानी 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसमें आ गया? ग्राम सीजीएस में होता है, सेंटीमीटर सीजीएस में होता है, सेकेंड सीजीएस में होता है, यानी इसलिए क्या जाएगा? डाइन। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइनें होती हैं। कितनी डाइनें होती हैं? 10 पावर 5, यानी 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन होता है। वो डाइनें नहीं, डाइन। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से मेरा क्या निकल गया? फोर्स क्या होता है? पर यानी फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी न्यूटन होती है। सीएस यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन एंड डाइन। 1 न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है? वो मैंने निकाला। F बराबर ma लिखा। फोर्स 1 न्यूटन कब होगा? जब मास आपका 1 kg होगा, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। 1 जा 1 यानी 1 न्यूटन हो गया। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दिया तो 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन आ गया। आगे बात करते हैं।